हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। जो लोग मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि उनकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम का डेट जो ये पोस्टपोन्ड हुआ है, कई लोग इसे नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं कि उनका टेम्परामेंट टूट गया है, उनकी कंटिन्यूटी छूट गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि इसके चलते आपको जो है अधिक समय मिल गया है। तो जो अधिक समय आपको मिला है उस समय में अपने टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी तैयारी को और पुख्ता करिए। आज के इस वीडियो में हम गणित के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो व्यापम के द्वारा पूछे गए थे। जैसे मैं ले रहा हूं आज RI 2015 के क्वेश्चंस, उनका हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास भी यदि ऐसा कोई सोर्स हो, चाहे वो कोई भी बुक हो, किसी भी समय का मैथ्स के क्वेश्चंस हों जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हों, उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर करके, उनकी प्रैक्टिस कर करके आप देख सकते हैं। मैथ्स पे मेरा एम्फेसिस इसलिए ज़्यादा है, इसके 3 कारण हैं। पहला कि मैथ्स में गिन के 24-25 ही टॉपिक्स हैं जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर उनकी तैयारी आप करते हैं, उनका रिवीजन आप करते रहते हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप उतनी ही तैयारी के साथ बैठ सकते हैं और ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, जैसा अभी बताया मैंने, 30-35 ही टॉपिक हैं, उसमें ऐड या फिर उनमें माइनस हो सकता है। उनमें ऐड संभवतः नहीं होता, माइनस हो सकता है अगर आपने उतनी की तैयारी कर ली हो। तो कुछ नया चीज मैथ्स में नहीं आता। 10 साल पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस आज भी पूछे जा रहे हैं और 10 साल बाद भी उसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते रहेंगे। तो ये दूसरी चीज है। तीसरा चीज कि मैथ्स में आप पूरी की पूरी स्कोरिंग कर सकते हैं। अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, आप मैथ्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो है स्कोर कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं मैथ्स पर ज़्यादा जोर देते रहता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 15 है। तो ये एवरेज टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं, एवरेज टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है लिया जा रहा है। 50 छात्र हैं और उनका जो एवरेज है वो 15 है। इनका औसत है 15, यानी कि कुल अंक कितना हो जाएगा? औसत से कुल संख्या को गुणा कर दीजिए, 15 पंचे 75, 750 जो है ये उनका कुल अंक हो गया। 5 छात्रों का औसत अंक 15.25 था जो कि कक्षा छोड़कर चले गए। अब इस 50 छात्र में से 5 छात्र माइनस हो जाते हैं। कितने छात्र हो गए? 45। अब अंक कितने बच रहे हैं? ये जो 5 छात्र जा रहे हैं इनका औसत है 15.25। तो ये हो जाएगा 15 पंचे 75, एक 76.25, 76.25 ये चले जा रहे हैं। तो अब अंक कितना बच रहा है देख लीजिए। अब अंक बच रहा है, फिर 10 में 6 4 और 14 में 7 7, 674.75 ये जो है बच रहा है। प्रश्न आगे बोलता है, 4 छात्र जिनके अंक क्रमशः 13, 11, 10.5 और 9.756 नए आ गए। देखिए अब 45 में 4 नए छात्र आ रहे हैं, तो अब हो गए 49 छात्र। और कितना अंक लेकर ये आ रहे हैं? तो ये लेकर आ रहे हैं 2 5 1 5 9 4 और 44.25। तो ये जुड़ जाएगा इसमें 9 और 7 4 11 का 1, 719। 719 जो है कुल अंक है और 49 छात्र हो गए। तो अब औसत अंक कितना हुआ निकालने के लिए आप 49 को भाग दे दीजिए 719 से। तो ये हो जाएगा 49 एकम 49, 11 में 9 2, 6 में 4 2, 229 और ये हो जाएगा 4 5 6 20, 5 ने 45 का 5, 4 5 चौक 20, 4 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 9 चौक 36 का 6, 3 4 चौक 16, 3 19, 3 और 12 में से 9 गया 3, 4 7 28, 4 छक्का करके देखते हैं, 6 निया 54 का 4, 5
6 चौक 24 और 5 29, 6 और ये 46, तो 14.6 जो आ रहा है आंसर 14.65। सी ऑप्शन में है तो सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ले रहे हैं x के किस मान के लिए 10 की घात 25 ऋण 7 तथा 10 की घात 24 धन x का अंतर 3 से विभाजित होता है। ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रश्न बोलता है x का मान निकालना है जिसके लिए 10 की घात 25 ऋण 7 और 10 की घात 24 धन x का अंतर है। इसको आप माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो 3 से विभाजित होगा। तो देखिए इसको करिए 10 की घात 25 ऋण 7 ऋण 10 की घात 24 ऋण x, तो 10 की घात 25 में से 10 की घात 24 घटाइए तो जो आएगा वो 9 की घात 24 आएगा। जैसे 10 की घात 2 है मान के चलिए, 10 की घात 2 में से 10 की घात 1 घटाते हैं तो क्या होता है, ये होता है 100 ऋण 10 90, तो 9 गुणित 10 की घात 1 आता है इसमें से 1, तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 24। देखिए ट्रिकी है, पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर ट्रिक ये है कि जब 10 की घात में कोई एक संख्या होती है और दूसरे की घात में उससे एक ज्यादा होती है, तो जो भी संख्या आता है वो 3 का, उससे 3 का जो है भाग जाता है, 3 का भाग चला जाता है, क्योंकि 9 आ रहा है, आगे लेंगे तो 900 आएगा, 9000 आएगा, 9 लाख आएगा, जितना भी। तो ये जैसे 9 गुणित 10 की घात 24 आ रहा है, ये 3 से इसका भाग चला जाएगा। हमारे काम का यही चीज है। अब जो बच गया इसका 3 से भाग जा रहा है, तो ये जो -7 माइनस एक्स बचा है, अगर इसका मान भी 3 से भाग चला जाए तो ये पूरे का मान 3 से चला जाएगा। अब देखिए 7 जो है वो तो भाग नहीं जाता, फिर x के मान में आपके आंसर में क्या क्या दिए हुए हैं, 3 2 4 6, अगर 3 करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा -10, 10 नहीं जाता। फिर उसके बाद है 2, तो -2 अगर करेंगे तो -7 -2 हो जाएगा -9, जो कि 3 से भाग जाता है। तो अगर 3 से भाग जाने वाली संख्या से 3 से भाग जाने वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो भी 3 से भाग चला जाएगा, तो ये आएगा -2 इसका आंसर, मतलब 2 x की जगह आ जाएगा 2, तो b होगा 50 इसका आंसर, b जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, ट्रिकी है। अगला क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद हैं। चलिए एक बेलन की बात हो रही है, उसके दोनों सिरे जो हैं बंद हैं। तो एक बेलन की बात हो रही है, उसके दोनों सिरे बंद हैं। ठीक है, बंद हैं। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की आधी हो, त्रिज्या ऊंचाई की आधी है, तो ये जो h है उसका आधा है, r जो है h/2 है। या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जो r है तो ऊंचाई जो है 2r है, ये इसका आधा है यानी इसका ये डबल है। यदि बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 924 इकाई हो, अब इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा πr², 2πr², तो ये हो जाएगा 2πr², तो ऊपर नीचे हो जाएगा, धन ये जो होगा ये होगा 2πr परिधि, और जो ऊंचाई है h, तो h की जगह है 2r, ये हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है 924 इकाई। तो 924 बराबर ये हो गया 2πr² प्लस 2 दूनी 4πr², ये हो जाएगा 6πr² बराबर 924, 6 इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 पंथे 30, 6 चौक 24, 154 बराबर πr²। 154 जहां पर भी आ रहा है मान के चलिए कि r जो है क्षेत्रफल, यदि 154 कहीं पर आ रहा है तो याद रखिएगा कि त्रिज्या जो है 7 ही होगी। तो
अभी 154 बटे पाई, पाई होता है 22/7, पाई होता है 22/7, तो बटे में है तो ये हो जाएगा गुणित 7/22, 7/22 बराबर आर स्क्वायर। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14, 7 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो 7 हो जाएगा आर, 7 हो जाएगा इसका आंसर। और पूछ रहे हैं ऊंचाई, अच्छा ये तो हुई आर, ऊंचाई जो है वो है 2r, तो 2 गुणित 7 वो हो जाएगा 14, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 2 + √5 बाई 2 - √5 प्लस 2 - √5 बाई 2 + √5 इज इक्वल टू निकालना है। हालांकि ये करनी का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने भिन्न संख्याओं की संक्रियाएं वाला टॉपिक किया हुआ है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए एलसीएम निकलेगा दोनों का, तो गुणा हो जाएगा 2 ऋण √5 इंटू 2 + √5, ये आपस में गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + √5 का होल स्क्वायर, प्लस ये आपस में गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a + b² का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है a - b² का फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पर a + b इंटू a - b यानी a² - b² का फार्मूला लग रहा है। a यहाँ पर है 2, b यहाँ पर है √5। a + b² क्या हो जाएगा, a² + b² प्लस 2ab प्लस a - b² क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab डिवाइड बाई a - b, a + b, ये क्या हो जाएगा a² - b² यानी 2² माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 4 + √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 × 2 4 √5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 ऋण 4 √5 बटे ये हो जाएगा 4 ऋण 5, 4 √5 प्लस और माइनस 4 √5 घट जाएगा, 4 5 9 9 9 18 बटे 4 में से 5 गया माइनस, -1 जो कि हो जाएगा -18। कौन से ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन बी, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है एक वर्ग ABCD। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक चित्र बना हुआ है और एक वृत्त है, उसके बीच में जो है एक वर्ग बना हुआ है, ये सारे छायांकित क्षेत्र हैं। प्रश्न बोल रहा है ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। चलिए ABCD के चारों ओर वृत्त खींचा गया है तथा उसमें से किसी एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 है। किसी भी एक छायादार क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल जो है 8/7 है, ये एक क्षेत्र का। तो चार क्षेत्र का क्या हो जाएगा, ये चारों का 4 × 8/7 यानी कि 8 चौक 32/7, ये जो है छायांकित जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है। हमें निकालनी है वृत्त की त्रिज्या, हमें निकालनी है त्रिज्या। देखिए क्षेत्रफल की बात अगर कर रहा है तो क्षेत्रफल वाले हिसाब से ही हमें r निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है πr², तो जब πr² में से वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, 32/7। ये जो छायांकित क्षेत्र है वो कितना है, वृत्त के क्षेत्रफल से πr² में से अगर इसका क्षेत्रफल निकाल दें वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। a कौन है, ये है a। अभी देखिए या तो आपको जो है इस प्रकार का चीज अगर दिया हुआ हो, अगर उसका विकर्ण जो है वर्ग का विकर्ण यदि किसी वृत्त का 2a बनाता हो, व्यास बनाता हो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि a कैसे निकालना है। अगर ये आपको याद नहीं है तो सिंपली देखिए, ये जो है
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ए जो है वो है आपका कर्ण। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर और ए हो जाएगा r√2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए का आपको पता चल गया कितना है, 32/7 बराबर पाई आर स्क्वायर ऋण ए की जगह ले लीजिए r√2 का स्क्वायर, 32/7 बराबर पाई आर स्क्वायर ऋण ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा 32/7 बराबर पाई होता है 22/7 आर स्क्वायर ऋण 2r स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 32/7 बराबर ये हो जाएगा 7, 22r स्क्वायर ऋण 7 दूनी 14r स्क्वायर बराबर 22 में से 14 गया 8r स्क्वायर बटे 7, 7 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 32 गुणित 7 बटे 8 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 7/8, 7 और 7 कट, 8 चौक 32, तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो r = 2 इसका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, बी, बी हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल। अगला प्रश्न है x × y x और y का लघुत्तम समापवर्तक तथा x × y x और y का महत्तम समापवर्तक है। यानी देखिए x और y का एलसीएम भी जो है x × y है और इसका HCF भी जो है x × y है। तो दो संख्या यदि दी हुई हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो होता है एलसीएम, उनका एलसीएम गुणित उनका एचसीएफ। तो पहली संख्या यहाँ पर x इंटू दूसरी संख्या y = यहाँ पर क्या है, एलसीएम है x × y इंटू एचसीएफ है x × y। तो x × y = x² y स्क्वायर। चलिए ये याद रखेंगे। फिर अगला बोल रहा है कि यदि 3/√x प्लस 2/√y = 2 तथा 27√x प्लस 2√y जो है 10 हो, तब x × y × x × y, तब जो है x² y² का मान निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करते आ रहे हैं। तो दोनों जगह 2√y 2/√y है, 2/√y है। अगर इसको माइनस कर दें, इससे किसी को भी किसी से माइनस कर दें तो ये जो √y है वो कट जाएगा और अपने को मिल जाएगा x का वैल्यू। चलिए तो इनको आपस में कर देते हैं माइनस, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 2√y तो कट जाएंगे प्लस माइनस, ये बचेगा 3√x माइनस 27√x = 2 - 10। अब 3 में से 27 घटाइए, ये बचा -24/√x बराबर 2 में से 8 घटाइए -8, माइनस माइनस कैंसल, √x जो है उधर चला जाएगा और इधर हो जाएगा 24/8, तो 8 तिया 24। √x बराबर 3 है, दोनों को वर्ग कर दीजिए तो x का वैल्यू निकल आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल आ जाएगा वो हो गया 9। अब इस x का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, किसी भी समीकरण में। इस समीकरण में मान के चलिए लग दीजिए, तो 3/√x की जगह लिख दीजिए 9 प्लस 2√y = 2। √9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, तो 3/3 प्लस 2√y = 2, ये हो जाएगा 1। 1 उधर चला जाएगा, 2 में से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 1, तो 2√y = 1, √y = 2
और रूट वाई का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का मान। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई, 9 चौक 36, 36 हो जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न भी जो है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित है। अगर आपने वो चैप्टर अटेंड किया हुआ हो तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न है 2 क्यूब रूट 4 घनमूल 4 धन 7 क्यूब रूट 32 घनमूल 32 ऋण घनमूल 864। तो देखिए जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तब होता है वर्गमूल, और जब संख्या लिखी होती है तो उसके हिसाब से वैसा मूल होता है। जैसे 3 लिखा हुआ है तो घनमूल। इसका मतलब अंदर जो संख्या है उसके गुणनखंड में जब उसी संख्या का 3 बार गुणा होगा तब वो इससे इस चिन्ह से बाहर आ सकता है। चलिए 4 के साथ ऐसा होना संभव है क्योंकि उसके गुणनखंड जो है 2 ही है, 2 दूनी 4, तो इसको एज इट इज रखते हैं। 2 क्यूब रूट 3 इंटू 4 प्लस 7 क्यूब रूट। अब 32 का देखिए, 32 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ऋण 864 का निकालेंगे। चलिए 864 का निकालते हैं तो 864 का 2 से चालू करते हैं। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 शून्यम 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 अट्ठे माफ कीजिएगा 2 से जाएगा अभी ये, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 निया 27, 3 तिया 9, तो ये आ गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब देखिए क्योंकि घनमूल है इसलिए 3 3 के पेयर में ये बाहर निकल सकते हैं गुणा होकर, तो बाहर निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 घनमूल 3 घनमूल 4 प्लस 7 बाहर है, जो बाहर निकलेगा वो गुणा हो जाएगा इंटू 2 घनमूल, अंदर बच गया 2 दूनी 4 ऋण। अब यहां से देखिए एक तो जो है 2 बाहर निकलेगा गुणित 3 भी बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, ये 2 निकल गया, ये 3 निकल गया, 1 2 3 4 5, एक और 2 है तो 2 दूनी 4 बच गया अंदर, तो ये हो गया 2 घनमूल 4 धन 7 दूनी 14 घनमूल 4 ऋण 2 तिया 6 घनमूल 4। अब चूंकि सब घनमूल 4 है इसलिए आपस में वैसे ही नॉर्मल संख्याओं की तरह जुड़ घट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14 और 2 16, 16 में से 6 गया 10, 10 इंटू घनमूल 4, ये हो जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में है ये है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है एवरेज से संबंधित। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 5 6 7, यानी 1 रुपये का सिक्का जो है उसे आप मान लीजिए 5x की संख्या में, 50 पैसे को आप मान लीजिए 6x और 25 पैसे को आप मान लीजिए 7x। इस संख्या में है सिक्के, तभी तो इनका अनुपात जो होगा 5:6:7 होगा। यदि उनका कुल मूल्य 117, इनका जो कुल मूल्य है वो 117 है, यानी देखिए 5x धन 6x धन 7x, ये जो है 117 उनका मूल्य। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सबका वैल्यू अलग अलग है, सबका वैल्यू अलग अलग है। ये 1 रुपए के लिए है, ये 1 रुपए के लिए, और ये जो 6x है इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो वो 50 पैसे है, यानी कि इसको आपको आधा से गुणा करना पड़ेगा। जो भी इसका वैल्यू निकलेगा, क्योंकि 50 पैसे का सिक्का है
तो उसका आधा हो जाएगा, यानी एक जो सिक्का है उसका वैल्यू यहाँ पर आधा रुपए है। 25 पैसे के सिक्के का वैल्यू जो है 1/4 रुपए है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर जो भी सिक्का है उसमें से एक सिक्के का वैल्यू 1 रुपए है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्का है उसमें से एक सिक्के का वैल्यू आधा रुपए है, और यहाँ पर जो सिक्का है उसका एक सिक्के का वैल्यू है 1/4 रुपए। तो इनका टोटल वैल्यू जब निकालेंगे तो उसके हिसाब से इनका वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 तिया 3x प्लस ये हो जाएगा 7x/4 बराबर 117। इसको हल कर लेते हैं। चलिए, 4 4 5 6 20x प्लस 4 तिया 12x प्लस 7x बराबर 117। 20 और 12 32, 32 और 7 39x बराबर 117 इंटू 4। तो x बराबर 117 गुणित 4/39। चलिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 निया 27, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 3 चौक 12, x निकल गया 12। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 5x, 5 12 60। 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 6x, 12 6 72। 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 7x, तो 12 7 84। प्रश्न आगे बोलता है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या एवं 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का योग, इनका योग, इन दोनों का योग कितना है? 6 156 किससे विभाजित नहीं होगा? संख्या दी गई है 13, 7, 4 और 6। तो देखिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 से तो विभाजित होता है। 7 दूनी 14 और 16, 7 से विभाजित नहीं होता। 4 से होता है क्या? 4 तिया 12, 4 निया 36, हाँ होता है। 6 से, 6 दूनी 12, हाँ इससे भी होता है। तो 7 से नहीं होता। ये है आंसर। कौन से ऑप्शन में है? बी। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता ₹3 प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है। वह उसमें दूध की मात्रा का 1/4 हिस्सा पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है। देखिए, 3 रुपये प्रति लीटर में खरीदता है और उसका एक चौथाई पानी मिलाकर उसी भाव से बेच देता है। तो उसको फायदा किस चीज का हो रहा है? जो 1/4 वो पानी मिला रहा है। भाई, दूध तो जितने में खरीदा था उतने दूध को उतने में ही बेच रहा है। उसको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? 1/4 पानी। तो 1/4 पानी का जो भाव होगा वो होगा उसका प्रॉफिट। तो अगर 1 लीटर को अपन 100% मार रहे हैं तो उसका 1/4 कितना परसेंट होगा? 25%। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, परंतु ऐसा दिमाग में नहीं आता है अगर, तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, 1 लीटर खरीद रहा है, 1 लीटर खरीद रहा है कितने में? 3 रुपए में। पानी मिला रहा है उसमें 1/4 यानी 0.25, तो 1.25 लीटर हो जा रहा है ये। 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 4 सही 1 तो 0.5, ये हो जाएगा 10 दूनी 8 5 6 20, 0.25, 1/4 0.25 लीटर। अब 0.25 लीटर हो गया तो 1 लीटर का भाव कितना है? 1 लीटर का भाव है, 1 लीटर का जो प्राइस है वो है 3 रुपए। तो 1.25 लीटर का भाव क्या हो जाएगा? इंटू 3, ये हो जाएगा 3.75। तो 0.75 जो है उसका प्रॉफिट है। 0.75 उसका प्रॉफिट है। अब ये 0.75 3 का कितना परसेंट है ये निकाल लीजिए। तो 0.75 बाई 3 इंटू 100, ये हो जाएगा 75/3 इज इक्वल टू 25%। ये जो है इसका आंसर। अगर इतना सॉल्व नहीं करना है तो जैसा पहले बताया, ये देखिए प्रॉफिट किस में से निकाल रहा है? पानी से। पानी कितना है? 1/4 यानी कि 25%।
चलिए अगला प्रश्न है, किसी गांव में प्रत्येक 5 पुरुषों के लिए 4 महिलाएं हैं, यानी हर 5 पुरुष के पीछे 4 महिला। ध्यान देंगे, 5 पुरुष के पीछे हैं 4 महिला, तथा प्रत्येक 5 बच्चों के लिए 2 पुरुष। 5 बच्चों के लिए 2 पुरुष हैं। यदि महिलाओं की संख्या 648 है तो गांव की जनसंख्या क्या है? सबसे पहले तो ये जो अनुपात है उसको हमें बराबर करना पड़ेगा, समानुपात करना पड़ेगा। 5 पुरुष के पीछे 4 महिलाएं, तो 5 पुरुष के पीछे कितने बच्चे? कोई एक चीज को तो हमें पहले बराबर करना पड़ेगा, तब समानुपात निकलेगा। तो देखिए ये दोनों को करते हैं, इसको ऊपर वाले को हम कर देते हैं 2 से गुणा, तो ये हो जाएंगे 10 पुरुष और 8 महिलाएं। सही है। 5 पुरुष के पीछे 4 महिलाएं तो 10 पुरुष के पीछे 8 महिलाएं। अब देखिए 2 पुरुष के पीछे 5 बच्चे, तो 10 पुरुष के पीछे 5 पंचे 25 बच्चे। ठीक है, अब हम पहुंच गए समानुपात में। 25 अनुपात 10 अनुपात 8 जो है वो बच्चे, पुरुष व महिलाओं का अनुपात है उस गांव में। महिलाओं की संख्या 648 है, ये जो 8 अनुपात है उसकी एक्चुअल संख्या है 648। तो कितने से गुणा करने से ये यहां तक पहुंचता है वो निकालने के लिए इसको 8 से भाग कर दीजिए। 8 अट्ठे 64, बच गया 8, 8 एकम 8। 81 को अगर हम इससे गुणा कर दें तो ये संख्या आ रही है, तो ये 81 को बाकी से भी गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दीजिए तो इनका सही एक्चुअल जो संख्या है वो निकल आएगी। 648 तो महिलाएं हैं ही, पुरुष 81 इंटू 10 810, और बच्चे 25 इंटू 81, तो ये आप कर लीजिए 25 इंटू 81, 25 8 पंचे 40 का 0, 4 8 दूनी 16 4 20, 2025 ये जो हैं बच्चे हो गए। कुल जनसंख्या, अब इनको जोड़ दीजिए, तो 8 5 13 का 3, हासिल आया 1, 3 1 4 4 8, 8 6 14 का 4, 1 34 83। कौन से ऑप्शन में है? सी जो है फिर आंसर हो जाएगा इसका। आज हमने 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देखे। समझने समझाने के प्रयास में वो थोड़े से अधिक समय लेते गए, लंबे खींचते गए। आप कोशिश ये करिएगा कि इन प्रश्नों को आप जितने कम से कम समय में हो सके सॉल्व करें, ताकि दूसरे जो टॉपिक्स हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल सके। ये सीरीज कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चूंकि ये वीडियो लंबा खिंच जा रहा है, इसलिए हम केवल 9 से 10 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। अगर आपकी फरमाइश रही, अगर आपने इस सीरीज़ को पसंद किया, तो हम आगे भी इस पर और वीडियो बनाएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।